हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैं संजीव सर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के नियम के बारे में बात करने वाले हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस तरीके से ज्ञात की जाती है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। और साथ ही साथ आपका जो एप्सिलॉन नॉट था और यहाँ पर म्यू नॉट थी। ठीक है, आप अगर वैद्युत क्षेत्र की हम बात करें, पहले चैप्टर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एक निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर एक जो है चुंबकशीलता म्यू नॉट। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट इन दोनों में क्या रिलेशन है, ये भी बहुत पूछता है। ठीक है, और साथ ही साथ चुंबकीय क्षेत्र तथा वैद्युत क्षेत्र में जो कूलाम के नियम के अकॉर्डिंग था, उन दोनों में क्या सिमिलरिटी, क्या समानता, उसकी तुलना भी करना है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पर बात करने वाले हैं। तो आज का ये सेशन जो है आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सेशन को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, कहीं पर भी एक सेकंड के लिए इसकी मत कीजिएगा। ठीक है, और उससे पहले जो है आज 25 जुलाई था, तो बच्चे जो है आप सभी लोग अनअकैडमी के टेस्ट में ज़रूर पार्टिसिपेट किए होंगे और जिसमें जो है आंचल कुशवाहा जो है फर्स्ट रैंक पर आई हैं। तो सभी बच्चे जो है जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं सभी लोग अगर क्लैपिंग कर दीजिए। ठीक है, आंचल कुशवाहा के लिए। चलिए, बहुत अच्छी बात बेटा, बहुत बहुत बधाई फर्स्ट रैंक आने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र की। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है वो सब हमने कल के वीडियो में डिस्कस कर लिया था। और जो बच्चे कल के वीडियो नहीं देखे हैं वो जो है प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी है, उसको जाकर वीडियो को देख लें, क्योंकि उसमें हमने बायो-सेवर्ट के नियम, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था बायो-सेवर्ट का नियम, उसको भी एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने का नियम। ठीक है, तो देखिए इसकी दिशा हम किस तरीके से ज्ञात करते हैं। सबसे पहले इसमें फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम है। क्या? फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अकॉर्डिंग जो है हम दिशा ज्ञात कर सकते हैं। पहला रूल है आपका फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। बहुत बच्चों को जो है ये हाई स्कूल में भी पता था, लेकिन इस बार तो हाई स्कूल में कुछ खास सही से पढ़ाया नहीं गया है। तो जो बच्चे पढ़े होंगे उनको याद भी होगा, जो नहीं पढ़े होंगे वो ध्यान से देखेंगे। इसमें है क्या, जैसे कोई भी चालक तार था, ये चालक तार हमने लिया था, इसमें धारा प्रवाहित हो रही थी, इससे r दूरी पर कोई पॉइंट यहाँ पे मान लेते हैं P था, यहीं पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता V का मान कैलकुलेट करना था। तो जिस बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, ठीक है, उस बिंदु की तरफ हम अपने दाएं हाथ की उंगलियों तथा अंगूठे को इस प्रकार से समायोजित करें कि अंगुलियों तथा, ये देख रहे हो, उंगलियों और अंगूठे के बीच में 90 अंश का कोण बने। किधर? अंगुलियों के बीच और अंगूठे के बीच में 90 अंश का कोण बने, यानी कि ये लंबवत हों एक दूसरे से। ठीक है, उसके बाद अंगूठे को चालक तार में बहने वाली धारा की दिशा में, इसमें चालक तार में धारा बह रही ऊपर की ओर। ठीक है, तो चालक तार में बहने वाली धारा की दिशा की ओर रख देते हैं, ऊपर की ओर। ठीक है, और जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है उधर की तरफ उंगलियों को, ठीक है, इसमें बहने वाली धारा, अंगूठा ऊपर की धारा इसमें ऊपर की तरफ प्रवाहित हो रही है, तो अंगूठा किसकी डायरेक्शन में हो गया, धारा की। जिस बिंदु पर, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, सॉरी वैद्युत क्षेत्र नहीं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो इस बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र चाहिए। जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र चाहिए उस बिंदु की तरफ ये हमारी सारी उंगलियां होनी चाहिए। तो ये इस तरीके से, ठीक है, ये सेट हो गया। अब हथेली से धक्का देने की तरफ, तो अब हथेली से हम धक्का किधर दे सकते हैं, बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर, यही ना, ऐसे ही तो होगा। तो हथेली से धक्का देने की तरफ जो दिशा होगी वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। ठीक है, तो इस चालक तार में बहने वाली धारा के कारण इसकी दिशा किधर हो गई, तल के लंबवत, तल के लंबवत अंदर की ओर, तल के लंबवत अंदर की ओर।
दोस्तों अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। यूपी बोर्ड के स्टूडेंट अक्सर पूछते रहते थे सर हम लोग टेस्ट कहाँ दें, जो चैप्टर्स हम तैयार कर चुके हैं उनका टेस्ट अगर हम देना चाहते हैं तो सर हम कहाँ दें। तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है, अनअकैडमी आपके लिए लेकर आए यूपी बोर्ड स्टूडेंट के लिए टेस्ट, जहां आप बिल्कुल फ्री में अपने सब्जेक्ट का टेस्ट देकर देख सकते हो कि आपका चैप्टर तैयार है या नहीं। जितने भी स्टूडेंट क्लास 9 से 12 तक के हैं वो हर शनिवार और रविवार को अपना टेस्ट दे सकते हैं और इसके लिए आपको कोई फीस देने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड किया, आप जिस भी क्लास पे हो उस पर क्लिक करके जाओ और अपना टेस्ट देना शुरू करो। लेकिन आप जाओगे तो वहां से आपसे एक कोड मांगेगा, आप जैसे शुभम UP10 डालोगे, आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो तो ये क्लास आपके लिए बिल्कुल फ्री में ओपन हो जाएगा और आप सभी सब्जेक्ट का टेस्ट बिल्कुल फ्री में दे सकते हो। तो आप जिस भी क्लास में हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में दोनों जगह लिंक प्रोवाइड किया, उस पर क्लिक करके आप टेस्ट में पार्टिसिपेट करो और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी को और मजबूत करो। ठीक है, बात समझ में आई? वैद्युत क्षेत्र की दिशा यहां समझ में आ गई। चलिए अच्छा, यहां बताइए वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है? मान लेते हैं इस बिंदु पर अगर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो तो बताओ, इस बिंदु पर वैद्युत, ठीक है, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है? बताओ कमेंट बॉक्स में। धारा इसमें बह रही है ऊपर से नीचे की ओर, तब जब धारा ऊपर से बह रही है नीचे की ओर तो इसको इस तरीके से रखेंगे, ठीक है। अब धक्का किधर? तल के लंबवत बाहर की ओर। धक्का किधर आ रहा है? भाई देखो इसमें धारा की दिशा हमने बदल दी तो चुंबकीय क्षेत्र की भी दिशा बदल जाएगी। धारा की दिशा इसमें नीचे से ऊपर थी तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर थी? तल के लंबवत अंदर की ओर। इसमें ऊपर से नीचे है तो इसमें दिशा तल के लंबवत बाहर की ओर। तल के लंबवत बाहर की ओर। तो बोलो ये फ्लेमिंग के, ठीक है, ये जो दाएं हाथ के हथेली का नियम है ये आप सभी को समझ में आया? दाएं हाथ का नियम या दाएं हाथ की हथेली का नियम, ठीक है। ये दाएं हाथ की, आगे यहाँ हथेली लिख लो, ठीक है, हथेली का भी इसको नियम बोलते हैं। ये समझ में आया? समझ में आ गया? ये स्टेटमेंट लिख लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं। कि इस नियम के अनुसार या दाएं हाथ की हथेली के नियम के अनुसार हम दाएं हाथ की उंगलियों और अंगूठे को इस प्रकार समायोजित करते हैं कि अंगूठे को चालक तार में बहने वाली धारा और अंगुलियों को चुंबकीय, जिस बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है उधर की तरफ इंगित करे, ठीक है, या इंडिकेट करे या इशारा करे। तो हथेली से धक्का देने की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, ठीक है। अगला देखिए मैक्सवेल का दाएं हाथ का नियम, ठीक है। इसमें एक और नियम है मैक्सवेल का दाएं हाथ का नियम। देखते हैं मैक्सवेल के दाएं हाथ का नियम। दूसरा है मैक्सवेल के दाएं हाथ का नियम, ठीक है। तो मैक्सवेल के दाएं हाथ का नियम क्या है? मैक्सवेल का दाएं हाथ का नियम ये कहता है कि अगर किसी चालक तार में धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है, जैसे ये मान लेते हैं चालक तार ले लिया हमने, इस चालक तार में धारा प्रवाहित हो रही है, तो अगर इस चालक तार में जो धारा प्रवाहित हो रही है उसकी दिशा में हम अपने अंगूठे को रखें, अपने अंगूठे को रखें, ठीक है, तो ये उंगलियां जिस डायरेक्शन में मुड़ेंगी उस दिशा में, अंगुलियां जिस डायरेक्शन में मुड़ेंगी उस दिशा में इसकी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होगी, ठीक है। बात समझ में आ रही है क्या? कि किसी चालक तार में अगर कोई धारा बह रही है तो चालक तार में बहने वाली धारा कुछ इस प्रकार से, धारा की दिशा में अंगूठे और अंगुलियां, बोलो अंगुलियां किस तरफ मुड़ेंगी? ऐसे मुड़ेंगी ना, यानी कि ऐसे इस डायरेक्शन में मुड़ रही उंगलियां, तो इस डायरेक्शन में जो है ये आपकी किसकी दिशा हो जाएगी? चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा, ठीक है, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा। तो इस चालक तार के चारों ओर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा किधर हो गई?
इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में जो है आप क्या कर रहे हैं, उंगलियों को अपनी फोल्ड कर रहे हैं। ध्यान से देखिए, जैसे ये चालक तार है, इसमें धारा कोई प्रवाहित हो रही, इधर अंगूठा, अंगूठे को इस तरफ, अब अंगुलियां जिस डायरेक्शन में मुड़ेंगी, इस डायरेक्शन में मुड़ेंगी, तो इस चालक तार के चारों ओर इस डायरेक्शन में इधर से चलना शुरू होंगी ऐसे, तो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा क्या हो गई, इधर। या इसको आप दूसरे भी नियम से निकाल सकते हैं। दूसरा नियम है मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच का नियम। इसको एक और नियम से आप निकाल सकते हैं, कौन से, मैक्सवेल के, ये वो वाले मैक्सवेल नहीं है क्रिकेट वाले, ग्लेन मैक्सवेल नहीं है, ठीक है, ये दूसरे मैक्सवेल है। मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेंच का नियम। अब मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेंच का नियम क्या है? पेंच का नियम ये कहता है, पेंच आप लोग देखें यानी कि स्क्रू कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से आपका स्क्रू होता है, इसके ऊपर ऐसे लपेटा हुआ, ठीक है, कुछ इस तरीके से ऐसे ही होता ना। अब पेंच का नियम ये कहता है कि अगर हमें किसी बिंदु पर, जैसे मान लो इसके अंदर कोई वायर गया हुआ है बाहर से अंदर की ओर, बाहर से अंदर की ओर कोई वायर गया हुआ है, तार गया हुआ, और उस चालक तार में धारा भी किधर हो रही है, बाहर से अंदर की ओर, ठीक है, ये धारा की दिशा है, किसकी दिशा है, धारा की दिशा। तो इसमें विद्युत धारा भी बाहर से अंदर की ओर प्रवाहित हो रही है। तो पेंच के नियम से कैसे हम ज्ञात कर सकते हैं कि दिशा किधर होगी? जिस दिशा में धारा बह रही है उस दिशा में आप इसकी नोक को रखोगे, ठीक है, ये जो आपकी नोक है ये होनी चाहिए किसकी दिशा में, धारा की दिशा में, ठीक है, धारा की दिशा में आपकी नोक होनी चाहिए। और उसके बाद इसको कसने के लिए आप जिस डायरेक्शन में घुमाओगे, ठीक है, इस पेंच को कसने के लिए आप जिस डायरेक्शन में घुमाओगे उसी डायरेक्शन में क्या होगी, आपके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, ठीक है। तो ये इधर नोक है, तो इसको कसने के लिए ऐसे आप घुमाओगे, तो यानी कि इस डायरेक्शन में आपकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। ये दोनों बिल्कुल सेम चीज़ें हैं, ठीक है। चाहे तो आप इस रूल से निकाल सकते हैं, सेकंड रूल से या फिर थर्ड रूल से, जो आपको समझ में लगे। दोनों रूल सेम है, दोनों रूल क्या है, सेम। बात समझ में आ गई? बोलो, यहाँ तक कोई दिक्कत है? अगर आपसे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पूछी जाए तो आप कैलकुलेट कर लोगे, बता सकते हो ना किधर है? चलिए, बहुत अच्छी बात है। आगे देखिए, अगला है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, तथा कूलाम के नियम की तुलना। चुंबकीय क्षेत्र की कूलाम के नियम से तुलना। तो तुलना अगर हम देखें तो कूलाम के नियम में, ठीक है, कूलाम के नियम में अगर किसी बिंदु पर, किसी बिंदु P पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो, E का मान क्या निकलता था, 1/, तुलना है ये, ध्यान से समझो, 1/4πε0 Q या dQ बटे r², ठीक है। और यही चुंबकीय क्षेत्र अगर निकालना हो तो क्या था, μ0/4π, ठीक है, I/dl, ठीक है, यहाँ पे आता है साइन थीटा और बटे r²। तो कंपैरिजन देखो, तुलना, यहाँ पे जो आपका dq है ये सदिश राशि है, dq क्या है, सदिश राशि है। यहाँ पे जो आपका I/dl है ये भी क्या है, सदिश राशि है। यहाँ पे ये सदिश राशि ये है I/dl, और यहाँ पे आपका सदिश राशि क्या है, dq है, ठीक है। यहाँ पे dq की वजह से, यानी जो आपका आवेश dq है इसकी वजह से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। और यहाँ पे जो आपका, सॉरी, यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र है ना इसमें, हाँ, जो आपका आवेश dq है तो इस आवेश dq की वजह से यहाँ पे आपका वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, ये जो आपका अल्प लंबाई dl है उसमें जो धारा बह रही है उसकी वजह से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे इस सदिश की वजह से, यानी कि dq सदिश की वजह से वैद्युत क्षेत्र, और यहाँ पे I/dl सदिश की वजह से
चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, एक और बात, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र जो है, ठीक है, DL व R यानी दूरी, ठीक है, चालक तार से जो बिंदु की दूरी है उसके बीच जो कोण बनता है, के बीच के बने कोण पर निर्भर करता है, के बने कोण पर निर्भर करता है। ठीक है, के बीच बने कोण पर निर्भर करता है, लेकिन जो आपका वैद्युत क्षेत्र है इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, वो किसी भी कोण पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो, अच्छा सिमिलरिटी क्या है इसमें, देखो आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है और चुंबकीय क्षेत्र भी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये एक सिमिलरिटी है दोनों में। ठीक है, दोनों में ये एक सिमिलरिटी है और ये जो है बेसिक फ़र्क है, यानी कंपैरिजन है, इसको जो है तुलना किया गया तो इसमें क्या मिला। ठीक है, याद रहेगा कि नहीं रहेगा, ये सारी चीज़ें जो है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, जैसे वाइवा वगैरह में पूछा जा सकता है। और ठीक है, बात समझ में आ गई। और सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है, अब बात करते हैं उसकी। अब आ जाओ, देखो बोर्ड एग्जाम वाले टॉपिक पर, म्यू नॉट तथा एप्सिलॉन नॉट में क्या संबंध है, ये देखो, ये बहुत पूछता है। म्यू नॉट तथा एप्सिलॉन नॉट में संबंध, इन दोनों में क्या संबंध है। सबसे पहले तो अगर किसी भी चीज़ में आपको संबंध कैलकुलेट करना है तो उससे पहले आपको ये पता होनी चाहिए कि ये क्वांटिटी है क्या। इसके बारे में सबको पता क्या है, ये निर्वात की वैद्युतशीलता है, ये क्या है, निर्वात की चुंबकशीलता है। ठीक है, दोनों क्वांटिटी है उसके बारे में पता चल गया कि क्या क्या चीज़ें हैं। ये क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता, और ये क्या है, चुंबकशीलता। ठीक है, अब मान देखो, म्यू नॉट का मान होता कितना है, अगर म्यू नॉट अपान 4 पाई हो तो इसका पूरा मान कितना हो जाता है, 10⁻⁻⁷। लेकिन सिर्फ अगर म्यू नॉट की हम बात करें तो म्यू नॉट का मान कितना होता है, 4 पाई इंटू 10⁻⁷। ठीक है, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता कितना है, 9×10⁻⁹ ये होता है। ठीक है, होता कि नहीं होता। अब आप एक काम करो, यहाँ से 4 पाई का मान निकाल लो, तो यहाँ से 4 पाई = कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपान 10⁻⁷। तो 4 पाई का मान कितना आया, म्यू नॉट अपान 10⁻⁷। तो वही वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, 1/4 पाई की जगह आप क्या रखेंगे हम, म्यू नॉट इंटू 10⁻⁷, और इंटू में क्या है, एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं आनी चाहिए ना, क्योंकि ये हम जानते हैं म्यू नॉट अपान 4 पाई का ये मान होता है। ये आपका हो गया समीकरण नंबर 1। यहाँ से हम क्या करते हैं, 4 पाई का मान निकाल लें, या यहाँ से आप 4 पाई का मान निकाल लो, कहीं से भी 4 पाई का मान निकाल के कहीं पे भी रख दो, चाहे आप समीकरण नंबर 1 से 4 पाई का मान निकाल के 2 में रख दो, या समीकरण नंबर 2 से 4 पाई का मान निकाल के समीकरण नंबर 1 में रख दो, रिजल्ट आपका सेम आएगा, वही आएगा। ठीक है, ये हो गया = 9×10⁻⁹। ठीक है, अब आगे देखो, ये 10⁻⁻⁷ है। ठीक है, 10⁻⁷ है, नीचे है बटे में, ये चला जाएगा ऊपर गुणे में, तो 10 की पावर हो गया -7 बटे म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट = 9×10⁻⁹। आगे देखो, म्यू नॉट में जो ये आपको मिला हुआ है 10⁻⁷, ये क्या है,
इधर गुणे में है, उधर जाएगा भाग में आ जाएगा। या एक काम करो, इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो, ठीक है, इसको इधर कर दो, थोड़ा सा ट्रांसफ़र, इसको इधर और इसको इधर रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 10 की पावर -7 और नीचे आ जाएगा 9 गुणे 10 की घात 9। इसको भी नीचे ले आओ, सबको नीचे ले आओ, इसको नीचे ले आओ तो कितना आ जाएगा, ऊपर बचेगा 1, नीचे पावर ऊपर क्या है माइनस में है, नीचे आएगी प्लस में हो जाएगी, इंटू 10 की पावर 7। तो कितना हो गया 1/9 गुणे 10 की पावर 16 हो गया। इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं, 9 को क्या लिख सकते हैं 3 × 3, इसको लिख सकते हैं 10 की पावर 16 को 10 की पावर 8 + 8 लिखा जा सकता है। और तो जब 10 + 8 + 8 लिखा जा सकता है तो ऐसा भी लिखा जा सकता है। 2 पार्ट में इसको अगर हम ब्रेक करना चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। देखो 3 × 3 = 9 और पावर दोनों जुड़ेगा तो 16 हो जाएगा। अब 1/3 गुणे 10 घात 8 गुणे 3 गुणे 10 घात 8, ये हो गया। ये है क्या चीज़, निर्वात में प्रकाश की चाल। क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं 1/c × c, 1/c × c। तो यानी कि म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या आ गया c²। तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू आ गया 1/c², ठीक है। या इसको अगर आप रिप्लेस करना चाहो तो c² इक्वल टू हो जाएगा 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, इसको इधर, ठीक है। तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/√μ नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो कभी कभी बोर्ड एग्जाम में यही चीज़ आपको दे देता है कि 1/√μ नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट का मान होता कितना है, तो मान कितना होता है c, यानी कि 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड प्रकाश की चाल। बात समझ में आ गई, बोलो समझ में आ गया ना अच्छे से। तो इसको एक बार प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। इस पर क्वेश्चन जो है आपको मिल जाएंगे बोर्ड एग्जाम में भी, ठीक है। फार्मूला लगे कैसे का, क्या बताया था मैंने, v = μ नॉट अपान 4π IDL sin θ/r²। अब देखो जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो उसमें आपको I का मान दिया रहेगा, डेल्टा L का मान दिया रहेगा, थीटा का मान पता रहेगा, R का मान पता रहेगा। इसकी वैल्यू नहीं पता रहेगी तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 10 की पावर -7। कितनी होती है 10 की पावर -7। जो आएगा उसको सॉल्व कर लोगे, आंसर हो जाएगा Nm/A ठीक है। न्यूटन मात्रक क्या होगा इसका, तो मात्रक हो जाएगा आपका Nm/A, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान। ओके, तो यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया। अगर किसी को कहीं पर भी कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है, या जब आप टेलीग्राम पे जो है अपना होमवर्क सेंड करोगे तो वहाँ भी पूछ सकते हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और कल जो है अनअकैडमी पर क्लास है 10:30 बजे, तो जिसमें जो है हम लोग डिस्कस करेंगे आगे जितना हम लोग डिस्कस किए थे। न्यूमेरिकल पहले चैप्टर का कंप्लीट हो गया, तो सेकंड चैप्टर में जो है पोटेंशियल डिफरेंसेस से जो है डिस्कस करना है, तो वहाँ से हम लोग डिस्कस करेंगे कैपेसिटर का, ठीक है। ओके, विभवांतर क्या है, वैद्युत धारिता क्या है, ठीक है, और उस पर जो है 5 पोल, 5 MCQ, 5 MCQ, ठीक है, 5 MCQ होंगे जो कि पोल्स वाले होंगे, ठीक है, पोल्स के होंगे, बहुविकल्पीय में रहेंगे। इसका आप सभी को जवाब देना है, और हर बार की तरह इस बार भी आप सभी लोग अगर सही जवाब देंगे तो अनअकैडमी का सर्टिफिकेट हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है।